नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खाजूवाला की कॉकटेल में। दोस्तों, यदि आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो 18 अप्रैल को होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा जिनके आने का चांस आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए दोस्तों, आप अपने पेपर को देने से पहले मेरे इन सभी प्रश्नों को जरूर पढ़कर जाना। दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे इस पेपर को। तो आप इस पेपर में ऊपर ही ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लास 10, यानी कि दोस्तों कक्षा 10वीं का ये पेपर है। दोस्तों, इस पेपर का जो सब्जेक्ट है वो दोस्तों है सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान। और साथ ही दोस्तों आपको इस पेपर में टोटल टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे 45 मिनट्स का। और साथ ही इस पेपर के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, यानी दोस्तों अधिकतम अंक हैं, वो हैं यहाँ पर 80, यानी दोस्तों 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। दोस्तों, तो इसमें आप देखिए यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश है वो दिए गए हैं। तो जैसे कि पहला निर्देश है कि आपको सबसे पहले अपने रोल नंबर लिखना है कॉपी पर, और साथ ही सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश ये है कि आपको प्रश्न का उत्तर दी गई कॉपी में ही करना है, यानी कि उत्तर पुस्तिका में करना है। और साथ ही जिस प्रश्न का आंतरिक खंड है आपको दोस्तों उस आंतरिक खंड के सभी प्रश्नों को एक साथ करना है। और साथ ही यहाँ पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में आपको प्रश्न मिलेंगे। दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे इस पेपर के सभी प्रश्नों को। तो आप इसमें देख सकते हैं हमारे इस पेपर में सबसे पहले इस पेपर का जो सेक्शन ए खंड ए है वो आता है। दोस्तों, इस खंड ए में जो पहला प्रश्न है इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, यानी कि दोस्तों आपको प्रश्न में ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन दिए होंगे। आपको बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए हमारे पास में पहला वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो हुई थी 1973 में। तो इस प्रकार से दोस्तों पहले का जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आप देखिए दूसरा प्रश्न। इसमें आपको कहा है इलम शब्द का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों इलम शब्द का अर्थ होता है राज्य। क्या होता है दोस्तों? राज्य। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा ये पेपर है जिसमें आपको मैंने दूसरा प्रश्न बताया। इसके नीचे दोस्तों हमारे पास में तीसरा प्रश्न आता है। इसमें आपको बताना है कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो दोस्तों पूना पैक्ट जो था उसके साइन किए गए थे दोस्तों 1932 में। कब दोस्तों? 1932 में। यदि आपको मैं तारीख और महीना बताऊं तो 24 सितंबर 1932 को यहाँ पर पूना समझौता है वो हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से तीसरे का जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों, तो अब आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का चौथा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसने कहा था। तो दोस्तों ये जो कथन है वो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिरो ने कहा था। किसने कहा दोस्तों? ड्यूक मेटरनिरो ने कहा था, जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर थे। तो इस प्रकार से चौथे का जो पहला ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में पांचवा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा आजकल क्या हो रहा है कि विभिन्न देशों के मध्य जो संबंध है वो यहाँ पर अच्छी बढ़ रहे हैं। जैसे कि अब इंडिया और रशिया का संबंध बहुत अच्छा है, ठीक है। उसी प्रकार से पाकिस्तान का और चाइना का संबंध बहुत अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पर तीव्र गति से देशों के बीच में जो संबंध है वो बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को दोस्तों कहते हैं वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। इस प्रकार से पांचवें का जो चौथा ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। दोस्तों अब आप आगे देखिए हमारे पास में इस पेपर का छठा प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा है कि सत्ता की साझेदारी के लिए बेल्जियम ने अपने संविधान में कितनी बार संशोधन किया। तो दोस्तों बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी के लिए अपने संविधान में 4 बार यहाँ पर संशोधन है वो किया था। इस प्रकार से यहाँ पर छठे प्रश्न का जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। दोस्तों तो अब छठे प्रश्न के आगे हमारे पास में जो सातवां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा है कि इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा संघ सूची के कौन कौन से हिस्से हैं।
जैसे कि दोस्तों विदेशी मामले क्या है, संघ सूची के हिस्से हैं। मुद्रा भी क्या है, संघ सूची का हिस्सा है। और दोस्तों बैंकिंग भी क्या है, संघ सूची का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर कृषि है ना, ये संघ सूची का हिस्सा ना होकर के राज्य सूची का हिस्सा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपसे पूछा भी है कि संघ सूची का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि दोस्तों कृषि क्या है, वो संघ सूची का हिस्सा नहीं है। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में इस पेपर का 8वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है कि सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो दोस्तों तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रकार से 8वें का जो तीसरा ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों तो 8वें प्रश्न के नीचे हमारे पास में 9वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि स्वामित्व आधारित क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों जो हमारे पास में स्वामित्व आधारित क्षेत्रक है वो है सार्वजनिक व निजी क्षेत्रक, यानी कि दोस्तों पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर किसे कहते हैं, वो दोस्तों स्वामित्व आधारित क्षेत्र को कहते हैं। तो इस प्रकार से 9वीं का जो पहला ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आप देखिए 10वां प्रश्न। इसमें आपको कहा है भारत में करेंसी नोट केंद्रीय सरकार की तरफ से कौन जारी करता है। तो दोस्तों भारत के अंदर जो भी नोट है वो दोस्तों रिजर्व बैंक जारी करता है। इस प्रकार से आरबीआई दोस्तों आपको सबको पता ही होगा। तो यहाँ पर 10वें का जो पहला ऑप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में इस पेपर का जो 11वां वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कह रखा है कि मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि जो मोनाजाइट सैंड होती है उसमें दोस्तों कौन सा मिनरल पाया जाता है। तो दोस्तों वो मिनरल होता है थोरियम, यानी कि दोस्तों थोरियम खनिज मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। तो इस प्रकार से 11वें का जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आप देखिए, हमारे पास में 12वां प्रश्न आता है। इसमें आपको बताना है कि भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी किस राज्य में अवस्थित है। यानी कि दोस्तों भारत के अंदर पवन ऊर्जा जो फार्म लगा हुआ है उसकी सबसे बड़ी पेटी कौन से राज्य में है। तो दोस्तों सबसे बड़ी पेटी जो है वो यहाँ पर तमिलनाडु राज्य में है। तो इस प्रकार से 12वें का जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों तो इस प्रकार से हमारे इस पेपर में जो पहले प्रश्न के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो कंप्लीट होते हैं। अब दोस्तों आगे हमारे पास में इस पेपर का दूसरा प्रश्न आता है। इसमें दोस्तों आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी कि दोस्तों आपको वाक्य में एक रिक्त स्थान दिया होगा, उसमें दोस्तों आपको कोई एक शब्द भरना है। दोस्तों तो चलिए देखते हैं दूसरे का पहला वाक्य। इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट दे रखा है, तो आपको बताना है कि इस ब्रैकेट में क्या आएगा। जैसे कि दोस्तों आपको बता देता हूँ, इस ब्रैकेट में आपसे सन पूछा, यानी कि कौन सा सन है। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आएगा 1885 सन। कौन सा? 1885 सन। तो देखिए 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की, ठीक है, तो ताकतवर देशों की यहाँ पर उसके बाद में ब्रैकेट हो, तो यहाँ पर क्या आएगा, बर्लिन आएगा। क्या आएगा दोस्तों? बर्लिन, ठीक है। तो 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इस तरह की लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया गया था। तो ये दोस्तों ये वाला जो उत्तर है वो करेक्ट होगा। ये हमारे पास में बिल्कुल करेक्ट ब्रैकेट्स होंगे। आगे आप देखिए, हमारे पास में दूसरा वाक्य आता है। इसमें दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर भारत के अंदर जो यहाँ महिलाएं हैं उनके लिए कितनी % सीटें आरक्षित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर महिलाओं के लिए 33% सीटें वो आरक्षित है। तो देखिए इसमें आपको कहा भी गया है कि पंचायतों व नगर पालिकाओं में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये वाला जो ब्रैकेट है ना, यहाँ पे 33% आएगा, और ऊपर जो ब्रैकेट है वो इंग्लिश में है, ठीक है ना। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में इस पेपर का जो दूसरा प्रश्न है उसका दोस्तों तीसरा वाक्य आता है। इसमें आपको बताना है कि उड़ीसा में धान की 3 फसलें कौन कौन सी बोई जाती है। तो दोस्तों आपको ये तो पता लग गया होगा कि उड़ीसा में धान की 3 फसलें बोई जाती है, लेकिन दोस्तों आपसे यहाँ पर तीनों फसलों के नाम पूछे हैं। तो दोस्तों पहली हमारे पास में जो फसल है उसका नाम है AUS ओस, ठीक है। दोस्तों जो दूसरी फसल है उसका नाम है अमन। क्या नाम है दोस्तों? अमन। दोस्तों जो तीसरी फसल है उसका दोस्तों नाम है हमारे पास में ओरो। क्या नाम है दोस्तों? ओरो। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में 3 फसलें हैं जो कि उड़ीसा में धान की फसलें हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों चौथे वाक्य की तरफ। इसमें आपको बताना है परिसंपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों
जब हम अपने रुपए कहाँ पर लगाते हैं तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं निवेश। क्या कहते हैं दोस्तों, निवेश या फिर इन्वेस्टमेंट। तो इस प्रकार से उस मुद्रा को निवेश कहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ब्रैकेट में आने वाला है। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में इस पेपर का 5वां जो वाक्य है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि मानव विकास रिपोर्ट। दोस्तों ये हमारे पास में एक रिपोर्ट होती है जिसके तहत हम देशों की तुलना करते हैं। दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना करते हैं, तो इस तुलना का जो आधार है ना, वो हमारे पास में 3 आधार हैं। जैसे कि पहला आधार है लोगों के शैक्षिक स्तर, यानी कि लोगों की पढ़ाई वढ़ाई कैसी है देश में, और उसके साथ में लोगों का देश में स्वास्थ्य स्थिति, यानी कि स्वास्थ्य स्थिति भी देश के अंदर लोगों की देखी जाती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने का जो तीसरा आधार है वो दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि आधार कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा आधार है ना, उसका दोस्तों नाम है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति की आय देखी जाती है, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम, इसके तहत दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट है वो जारी की जाती है हर देश की। तो इस प्रकार से यहाँ पे पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या है, वो दोस्तों तीसरा आधार है मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने का। आगे आप देखिए छठा प्रश्न आता है हमारे पास में। चलिए थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए छठा प्रश्न, इसमें आपको कहा है गांधी जी कहा करते थे कि किसको कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गांधी जी हमेशा कहा करते थे कि धर्म यानी कि जो रिलीजन है उसको कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से धर्म क्या है दोस्तों, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों तो इस प्रकार से हमने इस पेपर के अंदर जो दूसरा प्रश्न था उसमें जितने भी यहाँ पर रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे वो कंप्लीट किए। अब आगे हमारे पास में इस पेपर का जो तीसरा प्रश्न है वो आता है, जिसमें दोस्तों आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखिए पहला अति लघुतरात्मक प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि G77 क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो G है ना, इसका मतलब है ग्रुप, ठीक है। ग्रुप ऑफ 77 दोस्तों क्या है, G77 की बिल्कुल करेक्ट फुल फॉर्म है। दोस्तों ग्रुप ऑफ 77 का भी आपको परिभाषा आनी चाहिए। दोस्तों G77 यह एक विश्व के 134 विकासशील देशों का एक समूह है। फिर से बता देता हूँ, G77 एक विश्व के 134 विकासशील देशों का समूह है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में दूसरा अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको यह बताना है कि 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था, इसकी दोस्तों मेजबानी की थी ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिरोव ने। किसने दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑस्ट्रियन चांसलर था ड्यूक मेटरनिरोव। इसने दोस्तों वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में इस पेपर का तीसरा अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको यह बताना है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, यह कब हुआ। तो दोस्तों आप कहोगे कि सर आपने 1992 में बता दिया ना, इसी साल को तो हुआ था। लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें आपसे साल नहीं पूछा, इसमें आपसे तारीख भी पूछी है और महीना भी पूछा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो रियो डी जेनेरो सम्मेलन है, जो कि एक पृथ्वी सम्मेलन है, ये दोस्तों हुआ था 3 से 14 जून। कब हुआ दोस्तों, 3 से 14 जून। और दोस्तों साल तो आपको पता ही है 1992। तो इस प्रकार से यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 3 से 14 जून तक ये चला था पृथ्वी सम्मेलन, जो कि 1992 में हुआ। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में इस पेपर का जो चौथा अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि किसी एक खरीफ फसल का नाम लिखो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपसे खरीफ फसल का एक उदाहरण पूछा है। तो दोस्तों खरीफ फसल का जो उदाहरण है वो दोस्तों है चावल। जी हाँ दोस्तों, चावल क्या है, खरीफ फसल का उदाहरण है। दोस्तों ये तो हमारे पास में एक फसल का उदाहरण हो गया। चलिए एक और बता देता हूँ आपको दोस्तों कपास भी याद रखना है। कपास भी एक खरीफ फसल का उदाहरण है। दोस्तों चावल को इंग्लिश में कहते हैं राइस और कपास को इंग्लिश में कहते हैं कॉटन। तो ये हमारे पास में खरीफ क्रॉप के जो एग्जाम्पल्स हैं वो रहने वाले हैं। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में इस पेपर का 5वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि 11वीं शताब्दी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील का नाम लिखो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, 11वीं शताब्दी की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है
उसका दोस्तों नाम है भोपाल झील। क्या नाम है दोस्तों? भोपाल झील, जो कि दोस्तों 11वीं शताब्दी की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों नाम आपको याद रहेगा ना, भोपाल झील क्या है? 11वीं शताब्दी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, आर्टिफिशियल लेक है। चलिए आगे देखते हैं। इस पेपर का हमारे पास में छठा प्रश्न आता है। इसमें दोस्तों आपको बताना है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों अब आगे हमारे पास में बड़े बड़े प्रश्न हैं वो आने लगे हैं। तो दोस्तों इनके उत्तर मेरे लिए बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि दोस्तों यदि मैं बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग चली जाएगी, बहुत बड़ी बन जाएगी। तो दोस्तों आप एक काम कीजिए, मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ आप इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर नोट करते जाइए, ठीक है। आगे आप देखिए, हमारे पास में 7वां प्रश्न आता है। इसमें आपको नारीवादी आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी, ये दोस्तों आपको बताना है। आगे देखिए 8वां प्रश्न, सत्ता का संघीय विभाजन कहाँ लागू होता है, ठीक है। आगे हमारे पास में 9वां प्रश्न आता है, प्रति व्यक्ति आय से क्या अभिप्राय है। दोस्तों मैंने आपको प्रति व्यक्ति आय पीछे बताया था, वही दोस्तों पर कैपिटा इनकम है। आगे देखिए 10वां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो विश्व व्यापार संगठन है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी दोस्तों फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की फुल फॉर्म ही पूछी जा सकती है, तो इसको आप याद रखना। डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड, टी मतलब ट्रेड और ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से 10वां प्रश्न रहेगा दोस्तों। तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में इस पेपर का जो 11वां अति लघुत्रात्मक प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको ये बताना है कि ऋण की शर्तें किसे कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए 12वां प्रश्न, इसमें आपको कहा गया है कि नवीनीकरणीय साधन और गैर नवीनीकरणीय साधन है, इसमें आपको एक अंतर बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास में नवीनीकरणीय साधन होते हैं ना, वो दोस्तों असीमित होते हैं, यानी कि उनकी मतलब अनलिमिटेड होते हैं वो। और साथ ही जो नवीनीकरणीय साधन है ना, वो सस्ते होते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने ये दो डिफरेंस बता दिए। और साथ ही गैर नवीनीकरणीय साधन में वही है, ये दोस्तों थोड़े सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और साथ ही ये महंगे भी होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये दो अंतर रहने वाले हैं नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय साधनों के बीच दोस्तों। तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में इस पेपर का जो सेक्शन बी यानी दोस्तों खंड बी है वो आता है। इसमें दोस्तों आपको लघुत्रात्मक प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे, यानी कि दोस्तों आपको प्रश्न का उत्तर 50 शब्द में करना है दोस्तों। तो इसमें आप चौथा लघुत्रात्मक प्रश्न देखिए। इसमें आपको बताना है कि रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो रेशम मार्ग है वहाँ से दोस्तों जो वस्तुएं थी, जैसे कि चाय, दोस्तों चाय का जो व्यापार है वो रेशम मार्ग की सहायता से होता था। और साथ ही कपास, दोस्तों कपास भी यहाँ पर रेशम मार्ग की सहायता से भेजी जाती थी। और साथ ही दोस्तों मसाले, जितने भी मसाले होते हैं उनका भी दोस्तों व्यापार रेशम मार्ग से होता था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये निम्न वस्तुएं हैं। आगे आप देखिए 5वां प्रश्न, यूरोपीय महाद्वीप के कुलीन वर्ग की मुख्य दो विशेषताएं आपको बतानी है दोस्तों। 5वें प्रश्न के नीचे आगे छठा प्रश्न आता है। इसमें आप देख सकते हैं, बताना है कि दो मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए जिन्होंने 1920 के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति की रूपरेखा है वो बदल दी। आगे हमारे पास में 7वां प्रश्न आता है, संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण असंख्य समस्याएं पैदा हुई। कथन की आपको यहाँ पे सस्पष्ट करना है, यानी कि दोस्तों आपको जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को दोस्तों। तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में इस पेपर का 8वां प्रश्न आता है। इसमें आपको बताना है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक बताओ, यानी कि दोस्तों इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी है वो रिड्यूस क्यों हुई है, इसके दोस्तों आपको रीजन देने हैं, इसके आपको फैक्टर्स बताने हैं। आगे देखिए 9वां प्रश्न, भारतीय कृषि में किए गए किन्हीं दो संस्थागत व तकनीकी सुधारों को बताइए दोस्तों। तो आगे आप देखिए, हमारे पास में इस पेपर का 10वां प्रश्न आता है। इसमें आपको यह बताना है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई दो कारण बताओ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र की आत्मा है, यानी कि सत्ता साझेदार बनेगी तभी दोस्तों लोकतंत्र की आत्मा जिंदा रह पाएगी। और साथ ही सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो काफ़ी लोग हैं वो लड़ाइयों पर उतारी हो जाएंगे, यानी कि हर व्यक्ति कहेगा कि मुझे क्यों नहीं बनाया नेता, मेरा भी अधिकार है, मैं भी नेता बनना चाहता हूं। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी करनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में इस पेपर का 11वां लघुत्रात्मक प्रश्न आता है। इसमें आपको यह बताना है कि संघीय व्यवस्था की कोई दो महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए, ठीक है। आगे 12वां प्रश्न,
सामाजिक विभाजनों की राजनीतिक के परिणाम तय करने वाले 2 कारकों की चर्चा करें। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से हमारा सोशल साइंस का संपूर्ण पेपर है वो रहने वाला है। आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का 13वां प्रश्न आता है, विकास की धारणता से आप क्या समझते हैं। आगे 14वां प्रश्न, संगठित व असंगठित क्षेत्र में अंतर बताओ। आगे दोस्तों 15वां प्रश्न है, खुली बेरोजगारी व प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच अंतर है वो दोस्तों आपको स्पष्ट करना है। दोस्तों इस प्रकार से ये हमारे सारे प्रश्न रहेंगे। जैसा कि दोस्तों मैं आपको कहता आ रहा हूँ कि आप इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर नोट करते जाएं, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आगे आप देखिए हमारे पास में इस पेपर का 16वां प्रश्न आता है। इसमें दोस्तों आपको बताना है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी उत्पादन इकाई को स्थापित करते समय किन कारकों को ध्यान में रखती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 16वां प्रश्न रहने वाला है। दोस्तों तो इस प्रकार से हमारे इस पेपर का जो सेक्शन बी है वो कंप्लीट होता है। अब आगे हमारे पास में इस पेपर का सेक्शन सी यानी कि दोस्तों खंड स है वो आता है। दोस्तों इस खंड स में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, यानी कि दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है 100 शब्दों में। ठीक है दोस्तों, तो अब आप 17वां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो देखिए। इसमें आपको यह बताना है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। दोस्तों 17वें प्रश्न के अथवा में देखिए आपको एक और प्रश्न मिलेगा। इसमें आपको ये बताना है कि 1804 की नागरिक संहिता की व्याख्या करो। दोस्तों तो अब आप 17वें प्रश्न के नीचे 18वां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए। इसमें आपको कहा गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा है। ठीक है, आगे दोस्तों 18वें प्रश्न के नीचे हमारे पास में एक और प्रश्न आता है। इसमें आपको जल संसाधन के संरक्षण के उपाय हैं वो लिखने हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास में 18वां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो रहने वाला है। तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का 19वां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। इसमें दोस्तों आपको तीसरे स्तर को ज़्यादा प्रभावशाली व शक्तिशाली बनाने के लिए भारतीय सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम कौन कौन से हैं, ये दोस्तों आपको महत्वपूर्ण कदम बताने हैं। दोस्तों 19वें प्रश्न के अथवा में भी आप देख सकते हैं हमारे पास में एक और प्रश्न दिया गया है। इसमें आपको कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं। दोस्तों 19वें प्रश्न के आगे आप देखिए हमारे पास में 20वां दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। इसमें दोस्तों आपको यह बताना है कि औपचारिक व अनौपचारिक साख में अंतर स्पष्ट करो। दोस्तों 20वें प्रश्न के अथवा में देखिए, इसमें दोस्तों आपको यह बताना है कि भारत पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि दोस्तों जो ग्लोबलाइजेशन हो रही है, देशों के बीच में जो संबंध बढ़ रहा है, इसका दोस्तों इफेक्ट इंडिया पर क्या पड़ा है, ये दोस्तों आपको बताना है। चलिए अब दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आगे हमारे पास में अब इस पेपर का जो खंड डी यानी कि सेक्शन डी है वो आता है। ये दोस्तों लास्ट सेक्शन है जिसमें दोस्तों आपको केवल निबंधात्मक प्रश्न मिलेंगे और दोस्तों इन प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको 250 शब्दों में देना है। तो देखिए 21वां प्रश्न, इसमें आपको यह बताना है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करें। ठीक है दोस्तों 21वें प्रश्न के अथवा में देखिए, इसमें आपको कहा गया है कि असहयोग आंदोलन का वर्णन आपको करना है। ठीक है दोस्तों 21वें के आगे आप देखिए हमारे पास में 22वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा गया है कि दबाव समूह व आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से 22वां प्रश्न रहेगा। इसी के अथवा में देखिए आपको एक और प्रश्न मिलेगा। इसमें आपको कहा गया है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं। तो इस प्रकार से 22वां प्रश्न है वो रहने वाला है। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए हमारे पास में इस पेपर का जो 23वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि भारत के दिए गए रूपरेखा मानचित्र में निम्नलिखित को चिन्हित करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 23वां जो प्रश्न है ना वो काफ़ी विद्यार्थियों को तंग करता है, क्योंकि दोस्तों आपके सोशल साइंस के पेपर में 23वां जो प्रश्न है वो मैप का है। ठीक है, तो आपको स्थान दिए होंगे और दोस्तों आपको उन स्थानों को मैप में चिन्हित करना है। तो जैसे कि हमारे पास में पहला स्थान है सूरत। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा सूरत कहाँ पर है। तो दोस्तों सूरत है गुजरात में। कहाँ पर है दोस्तों, सूरत हमारे पास में गुजरात के अंदर है। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास में बी स्थान आता है कानपुर। तो दोस्तों कानपुर कहाँ पर है, कानपुर दोस्तों है यूपी में, आप सबको पता होगा। दोस्तों तो आगे आप देखिए सी है हमारे पास में, इसमें आपको स्थान दिया गया है नेवेली। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में जो नेवेली है ना वो है तमिलनाडु में। कहाँ है दोस्तों,
तमिलनाडु में नेवेली है वो पड़ता है। तो इस प्रकार से तमिलनाडु यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे दोस्तों आपको डी प्रश्न के अंदर दिया गया है अंकलेश्वर। तो दोस्तों यहाँ पे जो अंकलेश्वर है ना वो यहाँ पर गुजरात में है। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेंगे। दोस्तों तो अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें आपको 23वें प्रश्न के अंदर अथवा का प्रश्न है वो भी देखने को मिलेगा। इसमें भी दोस्तों आपको कहा गया है कि भारत के दिए गए रूपरेखा मानचित्र में निम्नलिखित को चिन्हित करें। यानी कि दोस्तों आपको स्थान दिए होंगे और उन स्थानों को आपको भारत के मैप में चिन्हित करना है। तो जैसे कि हमारे पास में पहला स्थान है काकरापारा, ठीक है ना, काकरापारा। तो दोस्तों काकरापारा कहाँ पर है? ये दोस्तों गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पे ये कहाँ पर है? गुजरात में है। दोस्तों तो आगे आप देखिए हमारे पास में बी ऑप्शन है, इसमें आपको स्थान दे रखा है केंगा। तो दोस्तों जो हमारे पास में केंगा है ना वो यहाँ पर कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में केंगा स्थान स्थित है। वहीं दोस्तों आगे सी ऑप्शन है हजारीबाग। तो दोस्तों हजारीबाग कहाँ स्थित है? हजारीबाग दोस्तों झारखंड में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? झारखंड में हजारीबाग स्थित है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ये वाला होगा। आगे हमारे पास में डी में स्थान आता है नेलोर। तो दोस्तों जो नेलोर है ना वो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ए का मतलब आंध्र, पी का मतलब प्रदेश। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो जितने भी स्थान दिए हुए थे उन सब स्थानों के मैंने आपको स्टेट्स बता दिए हैं, सबके राज्य बता दिए हैं। तो दोस्तों आप आसानी से इंडिया मैप के अंदर उन स्थानों को टिक कर सकते हो। दोस्तों तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपका जो 18 अप्रैल को राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं में सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक कर देवें, चैनल को सब्सक्राइब कर देवें। और साथ ही दोस्तों यदि आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड है जिसकी सामाजिक विज्ञान थोड़ी वीक है और दोस्तों वो सामाजिक विज्ञान में थोड़े अच्छे नंबर लाना चाहता है तो दोस्तों उसे भी ये वीडियो शेयर कर देवें ताकि दोस्तों वो भी सामाजिक विज्ञान में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके और अपने अच्छे परसेंटेज बना सके।